नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कंपेयर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर एंड फियोल। अब देखो FW टेलर ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव की थ्योरी दी थी, ठीक है, और फियोल ने क्या किया था, ओके ओके अपोजिट में बोल गई, वेट अ मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आपको बताना है कि फियोल और फियोल, हेनरी फियोल और टेलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम देख लो, FW टेलर, ठीक है, फिर उसके बाद में फियोल। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि FW टेलर और फियोल का क्या है, कंट्रीब्यूशन बताना है। सबसे पहली चीज है, FW टेलर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव। इन्होंने 14th प्रिंसिपल दिए हैं, 14th प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, स्केलर ऑफ चेन, वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट, और डेलीगेशन अथॉरिटी, स्पिरिट दे कॉप, ये सारे थे। ओके, 14 प्रिंसिपल दिए। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे इन्होंने भी अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या, एमबीओसिस आया था, MBE आया था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है। ये सारी चीजें साइंटिफिक में इंक्लूड करी गई थी। तो यहाँ पे इनकी तुलना बताई गई है, और जिस तरीके से इन्होंने करा है, अगर आपको लगता है फ्यूल के बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट आने के बाद में हमने क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा, तो ये भी आपको लिख करके आना पड़ेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड में लिखा है, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय मैनेजर टू प्लान द वेरियस स्ट्रेटेजी, briefly describe the along with types of plan can be made। सिंपली क्वेश्चन को आपको भटकाने का कोशिश करा गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्लानिंग क्या है, हमें ये बता दीजिए, और टाइप्स ऑफ प्लान कैसा है, टाइप्स ऑफ प्लान बता दीजिए, और कोई मैनेजर कौन कौन सी अपनी जो है वो अपनाता है, जो स्ट्रेटजीज है वो अपनाता है, ठीक है। आपने क्या करा, प्लानिंग का डेफिनेशन लिखा, प्लानिंग के डेफिनेशन के बाद में आपने टाइप्स ऑफ प्लान लिखा, उसके बाद में मैनेजर किस तरीके से इन सारी चीजों को अपनाएगा, तो आपने ये चीज लिख दी। अब जैसे कि मैनेजर ने इन सारी चीजों को कैसे अपनाया है, ये चीजें लिखने का क्या मतलब है कि सबसे पहली चीज है कि वो क्या कर सकता है प्लानिंग करने के लिए, डेल्फी टेक्निक कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वोटिंग, कि कौन सा काम होना चाहिए, वोटिंग करवा सकते हैं, डेल्फी टेक्निक करा सकते हैं। फोरकास्टिंग मेथड यूज हो सकता है, पास्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इफेक्टिव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं जो कि हो सकती हैं, और तो ये है, कम से कम 5 हो गई हैं, ठीक है। तो दिस इज मच मोर सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेलीगेशन अथॉरिटी, इन अ मैनर ऑफ डेलीगेशन डन बाय मैनेजर, आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, ये समझ लो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है, वो आपका, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, थर्ड यूनिट का है आपका डेलीगेशन अथॉरिटी। लाइक जैसे कि अगर मान लो कोई भी एक सुपीरियर बंदा है, ठीक है, और सबॉर्डिनेट बंदा है,
सुपीरियर बंदा, सबॉर्डिनेट बंदा। तो सुपीरियर बंदे ने क्या अपना कोई भी काम डेलीगेट करा है, किसको करा होगा, सबॉर्डिनेट को करा होगा। तो अब क्या है, उसको ये काम पूरा करना है। लेकिन अगर काम में कोई भी खराबी हो जाती है तो अथॉरिटी किसके पास में रहती है, सुपीरियर के पास में रहती है। डेलीगेशन का क्या मतलब है, आपने अपना काम जो ट्रांसफर करा है, डेलीगेट करा है, काम कराने के लिए आपने चीजें डेलीगेट करी है। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, सुपीरियर की होगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप उसको कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी तो देते हो कि आप ये काम में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो भी डेलीगेशन देता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो काम को रिव्यू करता रहे। नहीं तो सुपीरियर का सुपर सुपीरियर इंसान जो होगा वो सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदारी इसी की बनेगी, तो वो यही बोलेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने काम डेलीगेट करा था। तो भार अर्पण इसको हिंदी में बोलते हैं, देखो लिखा भी हुआ है। अधिकार का भार अर्पण शब्द से आप क्या समझते हैं, एक प्रबंधक द्वारा किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो सिंपली आप अपना काम जैसे कि दे दिया दूसरे को, ठीक है, उसने आपका काम कर लिया, इस तरीके से आप ये सारे भार अर्पण कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो आपको भार अर्पण करने के लिए क्या प्रमोशन स्ट्रेटेजी आपने अपना ली, राइट, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, ये आपका 4th यूनिट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपका 4th यूनिट है। एंड देन इसी के साथ साथ और कोई मुझे क्वेश्चन और भी दिख रहे हैं, वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ। हाँ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन प्रोसेस adopted by procedure adopted by organization to hire human resource along with any example of your choice। आपको अपने एग्जाम्पल, अपनी चॉइस के हिसाब से अपना एक एग्जाम्पल भी दे देना है। आपको ये बताना है कि क्या प्रोसीजर हो सकता है सिलेक्शन का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लाइक जैसे कि मैंने बोला कि आपका क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सिलेक्शन का होता है। अब सिलेक्शन के टाइम में आप क्या करते हो, जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हो तो आपने कुछ चीजें बनाई होती हैं जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप सिलेक्शन करते हो। मतलब आपको किसी भी बंदे को अपने बिजनेस में लेकर के आना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना, किसी की भी काम करने वाली चीज में लेकर के आना, आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको एक लाइन आउटपुट करनी पड़ेगी कि लाइक जो रिक्रूटमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है और जो सिलेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्लियर क्लियर, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप बहुत सारे लोगों को बुला तो लेते हो, एंटरटेन भी करते हो, बट स्टिल आप आगे उन्हीं को आने देते हो जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रेडी है या फिर काबिल है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल 5000 लोग जो ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा इच्छुक थे कि आपका रिक्रूटमेंट जो है वो आकर के ले आएंगे, बट स्टिल सिलेक्शन केवल 100 ही लोगों का करना है क्योंकि आपके पास में जगह 100 ही लोगों की है। तो क्या अब आप अपने 4900 लोगों को जाने देंगे?
तो हाँ, आंसर इज यस। उनको हम जाने के लिए बोल देते हैं, और उनको जाने के लिए इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमें बेस्ट 100 सूटेबल कैंडिडेट मिल गए। तो ये जो सिलेक्शन होता है ये निगेटिव प्रोसेस होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप सिलेक्शन कर कैसे सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर्स का सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है, प्राइवेट सेक्टर का सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने हैं, आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से प्रोसेस से सिलेक्शन हो सकता है। आपको एक जर्नल प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि सिलेक्शन ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बोला आप अपने हिसाब से, अपना एग्जाम्पल के हिसाब से आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कि यहाँ पे बोला कि ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ICAI में क्या, अब आपको सीए बनना है, अब आपको सीए बनना है, आगे आके आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो बात का बात है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने रिटन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करी, रिटन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर भी रहे होंगे, तो वो चीज इससे जो है रिलेट कर पाएंगे, सो दैट मैंने इसको एग्जाम्पल को लिया है, ठीक है। तो अभी अगर क्या रिटन टेस्ट हुआ, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, अब आप किस लेवल पे आ गए, आप IPCC लेवल पे आ गए, ठीक है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया, आप इंटरमीडिएट में आ गए, ठीक है। इंटरमीडिएट में आ गए। अब जब आप इंटरमीडिएट में आ गए, तो फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या करा, अपनी आर्टिकलशिप पूरी करी, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करा, आर्टिकलशिप पूरी करी, फाइनल का एग्जाम दिया, सीए तो आप बन गए, फाइनल का एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया। आप आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप नंबर, और क्या मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे भी सीए का जॉब निकला होगा। तो आपने क्या करा, ये पूरे प्रोसेस को अपनाया, ये सिलेक्शन प्रोसीजर था। किसी भी सीए को ये सारे प्रोसेस तो अपनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, कहीं भी जॉब करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे RBI का जॉब निकालना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है मुझे प्रोसेस निकालना है। लाइक मतलब मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या, अभी किसका जॉब, एडवाइजर का जॉब निकला है, ठीक है। एडवाइजर का जॉब निकला है, अब मुझे एडवाइजर का जॉब निकालना है। तो इसमें क्या, अब सबसे पहले क्या रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में क्या, अब इंटरव्यू हुआ, ठीक है। इंटरव्यू हुआ, एंड देन इंटरव्यू हो जाने के बाद में क्या हुआ, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू हो गया। अब आपका जो भी उनका प्रोसेस था, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी डन हो गया, फिजिकल टेस्ट भी डन हो गया। अब क्या, आपका सॉफ्ट स्किल टेस्ट, और इसके बाद में आपको क्या दे दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि रिटन टेस्ट निकाल लेंगे, कुछ ऐसे होंगे इंटरव्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन फिजिकल टेस्ट में जो है वो फेल हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि सॉफ्ट स्किल नहीं होगी, तो इसलिए फेल हो जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो भी प्रोसेस है इतना निगेटिव चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से वो ट्राई करते हैं कि वो आपको निकाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट आते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि जब 100 जगह ही थी, तो वो कम से कम 5,000 6,000 लोगों से रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म क्यों ले लेते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि हमें क्या बेस्ट सूटेड लोग चाहिए होते हैं, तो हम टारगेट उनको करते हैं जितने भी लोग आ पाए, और उसमें से हम बेस्ट को निकाल पाए। जैसे कि मलाई,
ठीक है। मलाई कैसे निकलेगी? जब आप मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तभी जा करके आपके पास में मलाई आपके हाथ में आएगी। ठीक है। तो या फिर मक्खन, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस मक्खन के लिए। तो ये मक्खन आपके पास में तभी आएगा जब आपके पास में ज्यादा मात्रा में चीजें अवेलेबल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अब मुझे नहीं पता मक्खन कैसे निकालते हैं, सो दैट स्कीमिंग एक पॉलिसी होती है, लाइक स्किमिंग के हिसाब से कि आपके पास में जो स्किमिंग है, जो एक क्रीम है, जो एक क्रीम लेयर है, वो ऐसे ही आती है जब आप बहुत ज्यादा लोगों में देखते हो और कंपेयर करते हो, तब आपको एक बेस्ट सूटेड क्लाइंट मिल पाता है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब आपने अपने हिसाब से, मे बी आपको टाटा कंसल्टेंसी कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस आता हो तो आप दिखा सकते हो, या फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस जो भी वॉलमार्ट का सिलेक्शन प्रोसेस दिखा सकते हो, आप रिलायंस का सिलेक्शन प्रोसेस दिखा सकते हो, आईफोन सॉरी आईफोन का जो भी कंपनी है, एप्पल, ठीक है, आप उसका भी दिखा सकते हो, उस हिसाब से भी दिखा सकते हो। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिन मैक ग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई थ्योरी जो थी वो मैक्स ग्रेगर के द्वारा दी गई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था, तो आपको ये चीज बतानी है, क्रिटिकल एग्जामिन करना है। सिंपली इसको याद करने के लिए मैं हमेशा एक तरकीब बताती हूँ, आप क्या कर सकते हो। थ्योरी एक्स जो होती है ये आपके होते हैं सरकारी एम्प्लॉय, और थ्योरी वाई जो होती है ये आपके होते हैं निजी एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। जो सरकारी सेक्टर एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया जाता है, वो लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं और अपने टेन्योर के हिसाब से काम को कंप्लीट कर देते हैं। लाइक 9 to 5 का जॉब उनके लिए स्टक होता है 9 to 5। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग 9 to 5 का जॉब 9 to 5 नहीं रखते हैं, वो सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक भी काम करते हैं, इस तरीके से भी काम करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कि सरकारी जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं तो वो बिल्कुल एकदम इसी तरीके से होते हैं कि उनको काम जो है करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपना काम आए कर देते हैं और उनको कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का कोई चाहत भी नहीं रहता है। वो जानते हैं कि कब कौन सा काम कैसे डन करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कि जो भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो कभी कभी काम करने में आलसी भी हो जाते हैं, इसीलिए थ्योरी एक्स में ये कहा गया कि वो काम करने में आलसी होते हैं, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। ठीक है। और वाई थ्योरी वाले लोग हमेशा हार्ड वर्कर होते हैं, डेलीगेंट होते हैं, और अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, वो अपना काम करना जानते हैं, वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं और उनको कभी भी प्रेशराइज नहीं करना रहता है, क्योंकि वो ऑल्दो सारी चीजें अपने आप में मगअप करके रखते हैं ताकि वो काम कर पाए। लेकिन जो जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं वो लोग काम को इसी तरीके से आलसी तरीके से और लेजीनेस के हिसाब से निकालते हैं पूरा दिन काम में, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती है और थ्योरी वाई वाले ग्रोथ कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। लाइक सरकारी कुछ है कि सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि बहुत डेलीगेसी के साथ में काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है। और अगर वो काम नहीं करें तो मे भी बहुत ज्यादा काम पब्लिक का ऐसा हो जाए कि जो रुक जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो है बहुत डेलीगेसी के साथ में काम करता है। बट हाँ, यहाँ पे थ्योरी वाई एप्लीकेबल इसलिए होती क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज हैं वो लोग सीरियसली बहुत ज्यादा काम करते हैं और उनके उनके काम करने का कोई भी टाइम नहीं होता है, उनके खाना खाने का कोई भी टाइम नहीं होता है। इसलिए थ्योरी वाई तो ठीक है, लेकिन थ्योरी एक्स में एक्सेप्शंस हैं कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम नहीं करे। हर एक सरकारी एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, और हर एक प्राइवेट एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, यूनिट 4 से देख रही हूं मैं, क्वेश्चन लिखा है, एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम चेक एवरी बिट ऑफ परफॉर्मेंस, डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली वह है जो कार्य निष्पादन की हर तरीके की जांच करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन पे तर्क दीजिए।
तो ये क्वेश्चन आपका जो है आया है। ओके, इसका मैं आंसर बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना है तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, तो कंट्रोलिंग इज अ वन ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट along with planning, organizing, leading, involve monitoring and regulatory organizational activity that may moving towards the organizational goals, performance, identifying the deviation of plans। अब ये वाली डेफिनेशन मैंने देख करके इसलिए बोली क्योंकि एक ऑथर ने कही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपका कंट्रोलिंग है क्या। ठीक है, तो सिंपली आपको परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है। अब माय क्वेश्चन भी यही चीज है कि आप ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस इसी से मेजर करते हो। द आंसर इज यस। आपको क्या लिखना है, ये एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है परफॉर्मेंस का, जिससे कि स्टैंडर्ड तय हो जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आपकी स्टार्टिंग करनी है। एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ पे फीडबैक देते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ठीक है, रैंकिंग मेथड डिसाइड करता है, आपका फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो डिसाइड करती हैं किस तरीके से। फिर उसके बाद में आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे पीएनएल एंड बैलेंस शीट हो गई, ये चीज डिसाइड करती है आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। एंड देन जो डेटा आपने कलेक्ट करा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 यूनिट्स का जो है मेजरिंग रखा था, अब 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। सिंपल। ठीक है, अच्छा कुछ एक और भी चीजें होती हैं। अब परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड भी कंपेयर होता है परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स के साथ। परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स कैसे होता है, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स कैसे। अभी मैंने बोला 10 यूनिट का मैंने जो है स्टैंडर्ड तय करके रखा था, 11 हो गया तो इट इज मच गुड ना, कि कंट्रोल भी अच्छा है, सारी चीजें भी बहुत अच्छी चल रही हैं। फिर उसके बाद में टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एनालाइजिंग डेविएशन और टेक्नोलॉजी इन कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें जब भी आप कंट्रोलिंग के बारे में बात करते हो तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घूमना नहीं है। वो एक स्टेटमेंट दिया हो उसको जस्टिफाई इतना ज्यादा नहीं कर देना है कि आप 6 से 7 पन्ने में जस्टिफिकेशन करो, बट स्टिल आपने कंट्रोल लिखा, आपने कंट्रोल का डेफिनेशन लिखा, आपने लिखा कंट्रोल का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ता है, फिर उसके बाद में आपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया, आपने लिख दिया कि कैसे वो परफॉर्मेंस में ईच एंड एवरी लेवल पे बिट पे आकर के वो सही है क्वेश्चन, और किस तरीके से आपने ये चीज दिखा दिया। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाबरेट द कंट्रोलिंग यूज ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स, क्या क्या हो सकते हैं। गिव अ टेक्निक कंट्रोल यूज बाय देम, तो कंट्रोलिंग की जो टेक्निक्स है वो देनी है आपको। तो कंट्रोलिंग की जो टेक्निक होती है वो कुछ मेथड पे फोकस करते हैं। जब भी आप कंट्रोलिंग की बात करते हो तो मेथड्स आपको बताने हैं आंसर में। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रिटेंटिव कंट्रोल, प्रिटेंटिव कंट्रोल। प्रिटेंटिव कंट्रोल क्या होता है, प्रिटेंटिव कंट्रोल जो होता है वो आपका डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी जो भी है उसके ऊपर जो है कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके बियॉन्ड वर्क करते हो तो आप पे कंट्रोल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनकरेंट कंट्रोल। अब इसमें क्या है, जो इस तरीके के कंट्रोल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, प्रॉब्लम अगर रियल टाइम में जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपकी हेल्प हो जानी चाहिए, तो उस तरीके के कंट्रोल्स कुछ लगाए जाते हैं। ठीक है,
फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल कस्टमर्स के जब हमें देखना होता है कि कस्टमर के हिसाब से किस तरीके का परफॉर्मेंस किस तरीके से कहाँ पे पहुंचा है, तो हम इस तरीके का कंट्रोल लगाते हैं, मेथड यूज करते हैं कंट्रोलिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब ये इस तरीके का होता है कि हम इसमें पहले से ही कंट्रोल लगाते हैं। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड जो है कंट्रोल जो है वो ज्यादा नहीं हो जाए, राइट, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा नहीं हो जाए। तो हमें एक बेस क्रिएट करके रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो हमारा कॉस्ट भी हाई जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल लगाया जाता है, ये एक एडवांस तरीके का कंट्रोल होता है। ठीक है, एडवांस तरीके का कंट्रोल होता है। एंड देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी कंट्रोल का एक हिस्सा है। आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एडजस्ट स्टैंडर्ड कर सकते हैं, फीडबैक एंड लर्निंग एंड करेक्टिव एक्शन भी एक कंट्रोल का ही हिस्सा है, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। आपको कंट्रोल का केवल यहाँ पे क्या लिखना है, तकनीक लिखनी है, मेथड्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थ्री ऑफ द स्टेप्स एंड प्रोस कॉन्स। आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताना है यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज के बारे में बताने में क्या, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताने में प्रोस एंड कॉन्स। द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स फ्लोटिंग, फ्लैट और वर्टिकल। ठीक है, फ्लोटिंग, फ्लैट, वर्टिकल, इन्हीं तीनों के बता देना। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल में अगर आप चेक करो तो लाइक जैसे कि फ्लैट और फ्लोटिंग, फ्लैट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप अपने किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी बंदे से बात करना इजी हो जाता है। ठीक है, आपको मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 तो बताने ही पड़ेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख ही लो एक बार, एक काम करो, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल कैसा होता है, जैसे कि मैंने बोला अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट एंड देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल क्या है, आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप यहाँ पे इन सभी से आप जो है बातचीत कर पा रहे हो, सारे डिपार्टमेंट से बातचीत कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर है, स्पेशलाइजेशन है इस स्ट्रक्चर में, हर एक डिपार्टमेंट अलग है दूसरे डिपार्टमेंट से, और सारी चीजें क्लब अप हो पा रही हैं, तो ये फंक्शनल एक हो गया। और इसके एडवांटेज क्या है, आप अपने हिसाब से अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर करियर पाथ होता है कि आपको कौन से फंक्शंस में जाना है। मान लो कोई एक बंदा है यहाँ पे एक्स नाम का, एचआर के लिए फिट नहीं है लेकिन प्रोडक्शन के लिए फिट है, तो हम उसको वहीं पे सिचुएटेड करेंगे ना, ये चीज। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कम्युनिकेशन है, आपका ये जो डिपार्टमेंट है केवल अपने आप में ही बात कर पाता है, दूसरे से बात नहीं कर पाता है, लिमिटेड कम्युनिकेशन स्कोप है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका एनवायरमेंटल चेंज है, लाइक जैसे कि आपके यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है, जैसे होता है नहीं, घर पे एक जगह झगड़ा हुआ है दूसरे घर तक नहीं पहुंचने पाता है, या फिर एक जगह पे जहाँ पे झगड़ा हो गया दूसरे में भी इफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे किस तरीके के झगड़े हो सकते हैं। मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास 500 रुपए है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट ने कहा हमको 1000 रुपए की जरूरत है। ओके, अब ये बोल रहे 500 रुपए और ये बोल रहे 1000 रुपए, अब इनको क्या, इनको पैसे की ज्यादा जरूरत है और इनके पास में पैसे कम है, तो अब इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा कि आपने पैसे ज्यादा क्यों नहीं जुटाए, ये वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ये चीजें एक एनवायरमेंट चेंज, उनके जिस हिसाब से उनके में एनवायरमेंट चेंज हो रहा है वो हिसाब से आपकी आप चेंज कर पा रहे हो या नहीं चेंज कर पा रहे हो, वो चीज मायने रखती है, राइट। एंड देन डिविजनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर।
अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे डिवीजन में डिवाइड होता है। डिवीजन का मतलब समझते हो, जियोग्राफिक बेसिस पे। कानपुर अलग, लखनऊ अलग, और भी बहुत सारी चीजें, इंदौर अलग, इस तरीके से। कंफर्म। डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। अब कानपुर में अपना अलग टीम बनाई गई, लखनऊ में अलग टीम बनाई गई है, इंदौर में अलग टीम बनाई गई है। क्या एडवांटेज हो सकते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के? पहली चीज तो ये कि यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स मिल पाता है। मे भी हो सकता है कानपुर में अपने हिसाब से अपना बेटर परफॉर्मेंस दे, लखनऊ अपने हिसाब से अपना बेटर परफॉर्मेंस दे। इनका स्लोगन भी अलग हो सकता है। कैसा स्लोगन हो सकता है, ये लोग ये बोलते हैं अदब, ठीक है, और बहुत इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कानपुर की बात करो तो इनका कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं अच्छा है, बट स्टिल इनका स्टाइलिंग और जो भी एक यूनिकनेस है वो आपको देखने को मिल सकती है। देन इंदौर। देन इंदौर, आई नो दैट कि अब आप लोग जो भी खूबी अपने हिसाब से निकाल लेना। इंदौर में क्या क्लीनेस्ट सिटी है, तो यहाँ पे अपना एक अलग जो है आपको एक रुतबा दिखेगा जब भी आप यहाँ पे जाकर के बिजनेस करोगे या फिर अपने हिसाब से। ठीक है। अगर आप कश्मीर में जाकर के बिजनेस कर रहे हो तो उसका अपना अलग एक खुमार है। वहां पे बहुत अच्छी खूबसूरती है और वहां पे बिजनेस करने पे आपको मे बी रिसोर्सेज सस्ते मिल जाएं। और सर्दी के कपड़े अगर आप वहां पे बेच रहे हो तो वहां पे एक अलग टीम बनाई गई, वो अलग का काम कर रही है। ठीक है। तो वहां पे जो है बिजनेस ग्रोथ करते हुए आप देख रहे हो। लखनऊ में या फिर इंदौर में या फिर कानपुर में ये जो एक मध्य और उत्तर की जगह पड़ रही है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्वेटर का जो है सीजन नहीं चलने वाला। मे बी सिर्फ और सिर्फ जनवरी और दिसंबर में ही काम चल पाएगा। लेकिन अगर आप कश्मीर में देखो तो आपका 12 महीने जितना भी है सब जगह बिकेगा। ठीक है। तो एक अलग तरीके से जब आप अपना डिवीजन चेंज कर रहे हो तो वहां पे इस हिसाब से चीजें आपको बेचते हुए मिले। आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें दिखाना है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, आप जब डिविजनल तरीके से काम कर रहे हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि हो सकता है कि आपका इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट चले। अब ये एक बहुत अच्छा मुझे टॉपिक मिल गया। लाइक जैसे कि अगर नॉर्थ के लोग बोलते हैं कि उन्हें साउथ के लोग पसंद नहीं है, एंड साउथ के लोग बोलते हैं उन्हें नॉर्थ के लोग पसंद नहीं है। ठीक है। कोई भी रीजन हो, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप चले जाओ नॉर्थ के हो और साउथ में डिवीजन अपना खोल लो, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहां का ले आओ, तो वहां पे क्या है कि वो लोग आपको मे भी हो सकता है पसंद नहीं करे। ठीक है। या फिर अभी महाराष्ट्र पे आप चले जाओ तो आपको नॉर्थ के लोग को पसंद नहीं करते, वो लोग कुछ लोग नहीं पसंद करते, स्टीरियोटाइप। ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि आपका सिनेरियो कुछ अलग होता है, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो आप डिविजनल की ओर नहीं जा सकते। बट इसका अगर एक एडवांटेज हो तो यहाँ पे मुझे इसका जो एडवांटेज दिखता है, लोकल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो। आप डिवीजन को ऐसे भी तो कर सकते हो, लखनऊ का हजरतगंज अलग हो सकता है और लखनऊ का जो चौक एरिया है वो अलग हो सकता है। अब हजरतगंज में आपको मे बी महंगे कपड़े मिल जाए लेकिन चौक में आपको सस्ता ही मिलना है, आपको भी पता है। ठीक है। आपने इस भी तरीके से डिवीजन खोला है तो भी आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड देन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज मैंने मैट्रिक्स पढ़ी भी थी और मुझे पसंद भी है। मैट्रिक्स में क्या है, आपका रो एंड कॉलम होता है। ठीक है। रो एंड कॉलम ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिखता है, इस तरीके से। ये रो होती है, ये कॉलम होते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, पहली चीज तो ये है कि आपका ये फ्लेक्सिबल होता है। आप एक बॉक्स में हो, यहाँ पे अकाउंटिंग है, यहाँ पे फाइनेंस है, फिर यहाँ पे नीचे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है। तो आप फ्लेक्सिबल हो, अडॉप्ट कर सकते हो चीजों को, कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ी सी पावर रखनी पड़ती है। एंड देन कंफ्यूजन ड्यूअल रिपोर्टिंग में आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी कहीं लीक ना हो जाए, इसका डर रहता है। देन टीम बेस्ड स्ट्रक्चर भी आपका हो सकता है कि टीम वाइज अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में टीम बांट दी जाए, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, लास्ट वन, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
डिस्कस द वेरियस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज बाय मैनेजर मोर एफिशिएंट। तो ये इन्होंने बोला है कर्मचारी को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रबंधकों द्वारा कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कार्य से पृथक प्रशिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अगर मैं देखूं तो जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। ट्रेनिंग या तो ऑफ द जॉब होंगी या तो ऑन द जॉब होंगी। ठीक है, ऑन द जॉब का मतलब क्या है कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, आपको बाय द वे ऑफ रोल प्लेइंग, क्लासरूम, कोचिंग, सेमिनार, ओरिएंटेशन, वेबिनार, इन सारी तरीके से आपको वेस्टिबल, इन तरीकों से आपको यही चीजें बतानी है। ठीक है, विस्तार से लिख के आना है। तो अप्रोक्स आपके सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से डन हो गए हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, आपका कल का पेपर अच्छा हो। ठीक है, और मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं इसको आप इस तरीके से सोच करके जाइए कि आपको थोड़ा बहुत वर्ड चेंजेस मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आया इसका मतलब कि कल वाले पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग अच्छा पेपर दे करके आना। चैनल पे नए हूँ, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।